सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित भक्तिन जो कहानी है, जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कहानी है बहुत मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली है। और इस कहानी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की हमने पहले की कक्षाओं में भी, हमने छोटी कक्षाओं में भी बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे नीलकंठ पढ़ी थी हमने। बच्चों, हम बात करें लेखिका के परिचय के बारे में, तो इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के एक मिशनरी स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। बहुत छोटी आयु में भी इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा। बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करके उस धर्म के प्रचार प्रसार की एक माध्यम बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उनका रुख मुड़ गया और ये समाज सेवी और एक लेखिका बन गई। बच्चों, अब बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी जो काव्य संग्रह है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। संस्मरण की बात करें इनकी तो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। बच्चों, जो प्रस्तुत जो ये हमारी जो भक्तिन वाला जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो इनके इस स्मृति की रेखाएं वाले जो संस्मरण है उससे लिया गया है। इनके निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। बच्चों, हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, तो ये साहित्य सेविका और समाज सेविका, इन्होंने दोनों रूपों में बड़ी ख्याति और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ये बहुत अच्छी समाज सेविका और साहित्य की सेविका भी रही हैं। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य किए, समाज के उत्थान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, मल्टी डायमेंशनल इनकी जो इंटेलिजेंसी थी। सिर्फ और सिर्फ लेखिका ही नहीं थी, बल्कि एक पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी, समाज सेविका भी रहीं। ये छायावाद जो आधुनिक जो काल था हिंदी साहित्य का, उसके जो 4 स्तंभ थे, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन 4 स्तंभों में से ये एक स्तंभ रही थी। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती है। अप्रतिम अर्थात जिसकी तुलना ना की जा सके। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली की, लेखिका ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन, व्यक्ति के मन में किस प्रकार की अनुभूतियाँ हैं, किस प्रकार की भावनाएं हैं, उनको पाठकों के सामने लाना बड़ी मार्मिकता से किया है, हृदय को छू लेने वाले अंदाज में किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, कृत्रिमता नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविकता है, कुदरतीपन इनकी भाषा में है। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता है, इनका इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक अर्थात जो व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन करें आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्पर्शता अर्थात हृदय को छू लेने वाली जो इनकी जो खास बात इनके गद्य की ये रही है कि इनके जो जितने भी गद्य हैं वो हृदय को छू लेने वाले रहे हैं। बच्चों, हम बात करें अब इस पूरे पाठ भक्तिन की। भक्तिन आपको इसमें इस जो पाठ्य पुस्तक में दिखाए चित्र के अनुसार आपको ये भक्तिन है और ये लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, ये पाठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसलिए मैंने इसको 2 भागों में विभक्त किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसका पहला भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने भक्तिन के जो जीवन के 2 परिच्छेदों को लिया है और अगले वीडियो में हम उनके अगले परिच्छेदों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम बात करें इस पाठ के बारे में। भक्तिन जी महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र क्या होता है ये हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और ये जो रेखाचित्र है ये स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत, पास्ट
और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। एक लाइन डायग्राम आपके सामने पेश किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है, किस प्रकार उसने अपने अतीत में दुखों को सहन किया है, वो कर्मठ रही हैं, संघर्ष किया है, उसका वर्णन किया है लेखिका ने। कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं अर्थात पिता के पितृसत्तात्मक कि जो उनके पिता थे उनके रहते हुए किस प्रकार उनको मुसीबतों का, किसी प्रकार उनको उस जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस प्रकार उनको जो समाज की मान्यता थी उनसे उनको दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार के छल और छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रहीं और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची कि बहुत संघर्षशील रही भक्तिन, लेकिन अंततः उन्होंने समाज के जो रीति रिवाजों के सामने हार मान ली और इसने अपना जीवन का रुख ही बदल लिया। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है, बहुत भावुक चित्रण किया गया है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। ऐसे आयाम, ऐसे जो साइड्स हैं जो लेखिका के जो पहले हमको दिखाई नहीं दिए। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती हैं। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये पाठ जो है परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए कि किस प्रकार स्त्री ने हार नहीं मानी, भक्तिन ने, और जीवन से संघर्ष किया, जीवन की कठिनाइयों का मुकाबला किया। हम बात करें बच्चों संस्मरण रेखा चित्र के बारे में। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण क्या होता है? जब हम अपनी यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा उसकी घटनाओं का वर्णन लिखते या करते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करें रेखा चित्र की, तो रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र अगर हम इसके शब्दों पे जाएं तो ऐसा लगता है कि वह चित्रकला का कोई एक पक्ष है। हाँ, चित्रकला तो है ये, पर हिंदी साहित्य में जो रेखा चित्र है वो क्या होता है? रेखा चित्र क्या होता है कि इसमें जब हम किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करते समय उसके शारीरिक गठन अथवा घटना के परिवेश का उसी तरह वर्णन दिया जाता है जैसे कि शब्दों से चित्र बनाया जा रहा है। तो और उस वर्णन को सुनकर कोई चित्रकार चित्र बनाने में सक्षम हो जाए तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं, इंग्लिश में से स्केच भी कहते हैं। अब बच्चों हम बात करें संस्मरणात्मक रेखा चित्र के बारे में, तो जब हमने दोनों चीज़ों को मिला दिया है इसमें, संस्मरण को भी और रेखा चित्र को भी, कि जब हमने यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा घटनाओं का वर्णन इस प्रकार लिखते या करते हैं जिसमें उसकी शारीरिक गठन अथवा उसके घटना के परिवेश का वर्णन दिया जा रहा हो, ऐसा वर्णन जिससे कि शब्दों के माध्यम से चित्र हम उसके कोई उकेर रहे हों और आप उस चित्र को सुनकर ही चित्र की कल्पना करने लग जाते हैं, तो इसे हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहते हैं। जैसे लेखिका ने भक्तिन पाठ के में भक्तिन का वर्णन किया है, क्या है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। तो यहाँ जो इसने लेखिका ने वर्णन किया छोटे छोटे कद दुबले शरीर वाली भक्तिन, तो इस पतले ओंठ, तो हम देखा जाए तो ये जो इसको पढ़ करके कोई भी चित्रकार चित्र बना सकता है। और यहाँ हम उसकी जो भी लेखिका ने वर्णन किया है अपनी यादों के सहारे किया है, तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। बच्चों हम बात करें भक्तिन के स्वरूप के वर्णन, भक्तिन का स्वरूप कैसा है? भक्तिन छोटे कद वाली है, दुबला शरीर की वाली स्त्री है वो, उसके होंठ जो हैं पतले हैं, अधर, आंखें छोटी थी और उसका नाम लक्ष्मी था। किंतु उसने अपनी मालकिन से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग ना किया जाए क्योंकि लक्ष्मी धन धान समृद्धि का प्रतीक होता है और उसकी जो अवस्था थी उसके नाम के अनुरूप नहीं थी। तो लेखिका से उसने अनुरोध किया कि उसको इस नाम से नहीं पुकारा जाए। अतः उस लेखिका ने उसके गले में कंठियों की माला देख करके
लेखिका ने सोचा कि ये भक्त है तो इसका नाम भक्तिन रख दिया था। वह एक ग्वाले वाले परिवार में पैदा हुई थी और सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की थी, उसी प्रकार भक्तिन सेवा करने में हनुमान जी से मुकाबला कर सकती थी। हम बात करें बच्चों, एक कंठी इस प्रकार की माला होती है, देखो आपको चित्र में दिख रहा है। और हनुमान जी के बारे में तो आप सभी को विदित है कि हनुमान जी ने किस प्रकार भगवान श्री राम की किस कदर सेवा की थी। बच्चों हम बात करें भक्तिन की कहानी की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे पाठ को भक्तिन वाले इस पूरे अध्याय को, इस रेखा चित्र को लेखिका ने 4 परिच्छेदों में बांटा है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम पहले 2 परिच्छेदों का अध्ययन करेंगे। हम बात करें इसके पहले परिच्छेद की। वह झूसी के गांव में प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। अहीर जानते हैं, ग्वाला, जो गायों का दूध बेचने वाला, गायों को पालने वाला होता है, तो उनकी इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। उनकी माँ शायद पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी, तो उसकी लालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हंडिया गांव के गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया, सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में। और 9 वर्ष की उम्र में गौना कर दिया गया। गौना अर्थात जब बाल विवाह होता है तो लड़की बहुत नादान होती है, तो जब उसके माता पिता समझते हैं कि लड़की अब विदा करने योग्य होती है तो उसको अपने पति के साथ भेज दिया जाता है। तो जब लड़की को अपने पति के साथ विदा कर दिया जाता है उसको गौना बोलते हैं। भक्तिन की विमाता ने अर्थात सौतेली माता ने भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार उसे बहुत देर से दिया। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसको ये खबर नहीं बताई कि ये रोएगी पीटेगी अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके, तो उसने यह कहकर उसे पियर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से अपने पियर नहीं गई है। मायके जाने पर उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उनको लगा, उसकी माता को, कि ये उनके पिता की संपत्ति में अपना अधिकार जताएगी, इस कारण उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। पिता की मृत्यु से दुखी होकर के वह बिना पानी पिए ही अपने घर में वापस चली आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख अपने पति के साथ साझा किया और उसको प्रकट किया। बच्चों हम बात करें अब इसके दूसरे परिच्छेद के बारे में। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई, तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। किस प्रकार कि उससे खूब उसको ताने मारती थी, उससे काम कराती थी, इस प्रकार उसका अपमान भी करती थी। इसका कारण क्या था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियाँ बैठकर आराम से खाती थी और घर का सारा काम, जैसे चक्की चलाना है, कूटना है, पीसना है, खाना बनाना है, सभी कार्य भक्तिन करती थी। छोटी जो उनकी लड़कियां थी भक्तिन की, वो गोबर उठाती थी और कंडे थापती थी। कंडे और गोबर क्या होते हैं बच्चे, आपको अगली स्लाइड में आपको मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा। खाने के मामले में भेदभाव था। उनको जो जेठानियों के पुत्रों को अच्छा खाना मिलता था और भक्तिन को और उसकी लड़कियों को बुरा खाना मिलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव बात, भक्तिन के लिए सकारात्मक बात क्या थी कि भक्तिन के पति का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसे अपने पति पर विश्वास भी था। जो देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, ये देखो आपको इस पिक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये चक्की पीसना क्या होता है। आजकल तो खैर जो गेहूँ है और जो बाजरा है वो हम इलेक्ट्रिक चक्कियों पर पिसवाते हैं, लेकिन पहले घरों में बैठ करके ही पीसा करते थे। और एक कंडे क्या होते हैं, ये कंडे हैं, और एक गोबर से जो गाय का जो मैला होता है गोबर, उससे है कंडे बनाते हैं, सूखे इनको जलाने के काम में लाया जाता है। बच्चों इसको हम दूसरे परिच्छेद को पढ़ें इसके बारे में कि पति प्रेम के बल पर ही, पति उनसे प्रेम करता, विश्वास करता, वह उनके अपने जो परिवार से अलग हो गई। अलग होते समय उसको ज्ञान था। अपने ज्ञान के कारण उसने गाय भैंस, खेत खलियान और आम के जो बाग थे वो सब उसको अच्छी से उसको ठीक ठाक प्राप्त हो गए। वो परिश्रमी थी, तो परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण घर में समृद्धि आ गई, किसी प्रकार कोई कमी नहीं रही। पति ने बड़ी लड़की का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। इसके बाद वह जो उनका पति था 2 कन्याओं को छोड़ करके
ईश्वर को प्यारा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस समय भक्तिन की उम्र 29 साल थी। उनकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया, लाल टपकने लगी, लालच आ गया। उन्होंने भक्तिन के समक्ष दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव दिया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश अर्थात बाल कटवा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली, सन्यासिन हो गई वो। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रख दिया। बच्चों, हम बात करें कि ये कंठी माला ये होती है, और जब भी हम संन्यास धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि संन्यास तभी उसी परिस्थिति में काम करता जब आप किसी गुरु की कृपा आप पर हो। भक्तिन ने वैसा किया, अपने गुरु से आज्ञा ली, गुरु मंत्र लिया और कंठी धारण करके वो सन्यासिन बन गई। बच्चों, अब उम्मीद है मुझे आपको कि ये जो इसका भक्तिन का जो पहला वीडियो है आपको ये पसंद आएगा, आपको इसकी कहानी समझ में आएगी। आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो को देख करके आपको ये कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर मेरे को टिप्पणी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।